नमस्ते। मेरा नाम है सोनाली और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी और इस कहानी का शीर्षक है अग्नि संचारक। लगता है फिर कहीं किसी पर्वत शिखर पर हिमपात हुआ है। सुबह की हवा में पर्याप्त कनकनी व्याप्त है, फिर शीतलहर चलेगी। मैं बाघ से उतना नहीं डरता जितना माघ की इस कनकनी से। इसी के डर से कभी दार्जिलिंग नहीं गया, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं। जाने की बात तो दूर, कभी कल्पना भी नहीं की कि वहाँ तक जाऊँगा। यूँ उम्र के हिसाब से अथवा अन्य किसी हिसाब से मैं वृद्ध नहीं, किंतु हर साल अगहन से माघ तक अपने को थुर थुर बूढ़े से भी हीन अनुभव करता हूँ। सब कुछ ठंडा ठंडा, चाय, कॉफ़ी तथा अन्य उष्ण एवं उत्तेजक द्रव्य के अहर्निश और अनर्गल सेवन का कठोर दंड पेट की अंतड़ी को भोगना पड़ता है। इसीलिए हर साल फागुन महीना के 30 दिन प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में समझिए कि वो यूं ही यानी अलोने बीत जाते हैं। शीतलहरी शब्द के उच्चारण और श्रवण मात्र से मुझे लगता है कि कोटि कोटि नन्ही सुइयाँ मेरे अंग प्रत्यंग में बिद्ध होने के लिए पंक्तिबद्ध उड़ती हुई आ रही हैं। सो ऐसी ही एक कनकन ठंडी दुर्दिन की रात में एक बार हजारीबाग रोड स्टेशन पर उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, और पहली ही नहीं, अंतिम मुलाकात भी। माघ महीने की शीतलहरी की लहर पर कांपती सिहरती छोटा नागपुर की पहाड़ी धरती, हजारीबाग रोड स्टेशन की प्रतीक्षालय में गाड़ी की प्रतीक्षा में जमकर बर्फ होता जा रहा था कि अचानक उनका आविर्भाव हुआ। प्रतीक्षालय में प्रवेश करके उन्होंने एक बार चारों ओर देखा और फिर सीधे मेरे पास आकर मुस्कुराने लगे। मैं उनकी असामयिक मुस्कुराहट का अर्थ नहीं समझ सका, तो वे बोले, लगता है आप भी पटना जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सका। स्वीकारात्मक मुद्रा बनाकर गर्दन हिला दी और उनकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं हूँ अग्निबोध। पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाओं से तो कदाचित परिचय हुआ होगा, और मेरी आगामी कृति अग्निरथ का विज्ञापन तो आपने अवश्य देखा होगा। मैंने पूछा, अग्निबोध तो आपका घराव नाम हुआ। घराव नाम क्या है? इस प्रश्न से उनकी मुखमुद्रा तनिक विकृत हुई। बोले, मान लीजिए कि मेरा घराव नाम अजबलाल दास हो, तो इससे क्या? वह लेकर आप क्या कीजिएगा? मैंने अपना शुभ और साहित्यिक नाम बतलाया है, और आप अपना परिचय दें अथवा नहीं दें, मैंने आपको पहचान लिया है। मैंने कंबल के नीचे समेटे हुए अपने मुखड़े को ज़रा बाहर किया और अचरज में पड़कर सोचने लगा कि इस अजनबी अजबलाल दास उर्फ अग्निबोध ने मुझे कैसे पहचान लिया और क्या पहचान लिया। मुझे अचरज में पड़ा देखकर भी प्रफुल्लित ही हुए। मैंने कुनमुनाकर कहा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया अग्निबोध जी? मेरा नाम तो आपने सुना भी नहीं होगा कभी। अर्थात? अग्निबोध ने पास वाली कुर्सी पर दखल जमाते हुए पूछा। अर्थात मेरा नाम है हेमकुट हुस्सा। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है ना? उनकी आश्चर्य मिश्रित अप्रतिभ मुखमंडल को देखकर समझ गया कि मेरे कथन का उन्हें रत्ती भर विश्वास नहीं रहा, तो मैंने कहा, जाने दीजिए, नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है? इस पर तमक कर बोले, सो क्यों, नाम में सब कुछ रखा हुआ है। आपका नाम यदि वास्तव में हेमकुट हुस्सा है, तो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और अस्तित्व से हेमकुट हुस्सा का बिंब प्रतिबिंब और संतरास मैंने बीचों ही रोक दिया। देख नहीं रहे हैं कि जाड़े और ठंड से दंत पक्तियाँ कटकटा रही हैं और ऊपर से खादी ग्रामोद्योग का घुस्सा उड़े हुए हों? इससे बढ़कर और क्या प्रतिबिंब आप खोज रहे हैं? इस पर वे चिल्ला कर हंसने लगे। आदमी ऐसी विकट और उत्कट हंसी भी हंसता है, मुझे ज्ञात नहीं था। वेटिंग रूम में सोए और ऊँघते हुए सभी लोग आतंकित होकर उठ बैठे। अगर एक हंसी को फुलझड़ी कहते हैं, तो इस हंसी को क्या कहेंगे? पटाखा हंसी।
वातावरण में तनिक उष्णता का आभास आ गया। उनकी हंसी के विस्फोट से समस्त प्रतीक्षालय सरगर्म हो उठा। अब अग्निबोध बोले, जाड़े से दांत कटकटा रहे हैं तो सुनिए। इतना कहकर वे चालू हो गए, अर्थात अपनी कविता का पाठ शुरू किया। कविता का शीर्षक है अग्नि नियंत्रण। उनकी कविता अंगारे की तरह उनके मुंह से विगलित होने लगी। रामायण की एक एक चौपाई भी मुझे याद नहीं, यद्यपि बचपने से पारायण करता आ रहा हूँ, किंतु अग्निबोध की कविता तो हृदय को दग्ध कर गई है ना। इसीलिए आज तक प्रत्येक पंक्ति मेरे मानस में रेडियम डायल वाली घड़ी की तरह जगमगा रही है। शीर्षक की घोषणा के बाद मूल कविता शुरू हुई। आओ सभी बंधुगण, सादर निमंत्रण है, नहीं कोई बाधा न कोई नियंत्रण है। शीताकुल जितने जीव प्राणी शीतल कांप रहे हैं, जीर्ण शीर्ण दुलाई और तार तार उधरे कंबल के नीचे, सभी सुन लें, निमंत्रण है, निमंत्रण है। युग के जमे हुए गोईठे और भूसे राशि राशि, टूटी फूटी और दरकी असंख्य आशाओं और आकांक्षाओं के स्तूप, पुरानी धुरानी संस्कृति, सभी को जगाकर लगा दो एक धूर। मैं इस धूर अर्थात अलाव में तुम्हारी पूंजीभूत क्रोधाग्नि की दियासलाई लहका दूंगा। आओ तापो नवयुग की पहली आग। मेरी देह उत्पत्त हो गई। लगा प्रतीक्षालय में हठात इलेक्ट्रिक हीटर अथवा शीत ताप नियंत्रक मशीन चालू हो गई है। सभी लोग अपनी रज़ाई, दुलाई, चादर आदि फेंक कर अग्निबोध के पास पतंगी की तरह आकर एकत्र होने लगे। उनकी पहली कविता से ही चतुर्दिक अग्नि संचार हो गया था। कविता समाप्त करके अग्निबोध जी ने सभी को एक बार देख लिया। मुझे लगा कि वे अब अपनी दूसरी कविता सुनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो डर गया। एक ही कविता के प्रभाव से यह हाल है, तो दूसरी कविता से तो लाक्षागृह की तरह धधक उठेगा यह प्रतीक्षालय। मैंने हड़बड़ाकर रोकने की चेष्टा की। अग्निबोध जी, जरा घाम सुखाने दीजिएगा। किंतु अग्निबोध जी ने छान पगहा तुड़ाकर भागने वाले बनहौटा घोड़ा की तरह दुलत्ती छोड़कर दो टप्पा उठाया। इस कविता का कोई शीर्षक नहीं, ऐसे वो बोले और आगे कविता पाठ शुरू किया। अजियो, ओ जियो, तुम्हें से कह रहा हूँ कि रोमांटिक लोर से भीगी और भुआई अपनी दियासलाई की डिबिया फेंको, उसमें अब आग नहीं, एक बूंद चिंगारी तक नहीं। प्रतिगामी बारूद वाली तीलियां किसी आग की नहीं, अतः लाया हूँ तुम्हारे लिए ही खासकर कितनी बाधा विपत्तियों को पास कर। सीमा के उस पार से स्टेनलेस स्टील के विदेशी लाइटर, जिस पर किसी देश का मेक दर्ज नहीं, यही इसकी विशेषता भी है। झड़ी हो, बतास हो, वर्षा हो, बुन्नी हो अथवा तूफान, जब जी चाहे बटन दबाइए, आग उपजाइए, नवयुग की नई आग। इस कविता के बाद सुनने वालों की समस्त सत्ता जमे हुए घी की तरह पिघल चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि 105 डिग्री ज्वर से मेरी देह तप रही है। अब यदि किसी कविता की एक या आधी पंक्ति भी पढ़ी गई तो हम राख हो जाएंगे। अतः गिड़गिड़ाने के पहले कोई शीतल शब्द ढूंढने लगा। तब तक अग्निबोध ने अपने चमड़े के बैग से एक सेलुलाइट का डिब्बा निकालकर बाहर किया और शुरू किया। यही है नए साल का नया स्टेक, दाम भी ज़्यादा नहीं, फ़कत 3 रुपये। लीजिए, बटन दबाइए, आग जन्माइए, नए युग की नई आग, नई आग। देखते ही देखते अग्निबोध ने आधा दर्जन लाइटर बेच लिया। वे मेरी ओर एक उड़ती और हल्की निगाह डालकर देखते रहे। मैं तो हैरत के मारे गूंगा हो गया था। अतः वे जब नई आग हाँक लगाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर चले गए
तब मैं आश्चर्य से उस ओर देखता रह गया। जब अग्निबोध जी प्रतीक्षालय से बाहर चले गए तो प्रतीक्षालय के एक कोने में शुरू से अंत तक सोए हुए एक भोजपुरी भाई ने न जाने किससे पूछा, ई लरवा वो अग्निबोध चल गया का? मैं हर साल की शीतलहरी अब अग्निबोध जी की तथा उनकी कविताओं की याद करके कुशलतापूर्वक काट लेता हूँ। जी, तो ये थी हमारी कहानी अग्नि संचारक। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।